नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLK एजुकेशन हब पर। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेवाड़ की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इससे पहले हमने महाराणा सांगा, विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में देखा था। आज महाराणा प्रताप की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बात करें तो उतनी ही कम है। महाराणा प्रताप को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेवाड़ केसरी, हिंदू शेर, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर आदि नामों से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन महाराणा प्रताप की जन्म की। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह, जो राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे, और इनकी जो माता थी वह थी जयवंताबाई सोनगरा, पाली के सोनगरा चौहान, अखीराज सोनगरा की पुत्री। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हो रहा है। तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और इसी दिवस या इसी तिथि पर महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत होता है, वहीं पर इनका बचपन बीता था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। अब बात करते हैं कि 28 फरवरी सन 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु उपरांत मेवाड़ के अंदर एक परंपरा थी कि जब पिता की मृत्यु होती है उस पिता को मुखाग्नि या अग्नि देने का काम उसका जो उत्तराधिकारी पुत्र होता है वह करता है। कि जो महाराणा उदय सिंह थे वह उदय सिंह जैसलमेर की राजकुमारी भटियानी रानी के प्रभाव में थे, जबकि महाराणा प्रताप जो थे वह उदय सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, और जगमाल जो था वो भटियानी रानी से उत्पन्न हुआ था। उदय सिंह ने भटियानी रानी के प्रभाव में आकर प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना क्या नियुक्त कर दिया था? उत्तराधिकारी। और यहीं पर 28 फरवरी 1572 होली के दिन पर उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में। अब जगमाल वहां उस जगह उपस्थित नहीं था, तो मेवाड़ी सरदारों व महाराणा प्रताप के मामा ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर उदय सिंह की चिता को अग्नि दी, और यहीं पर कृष्णदास द्वारा महाराणा प्रताप को तलवार बंधाकर प्रताप का क्या किया गया? यहाँ पे राज्य अभिषेक। महाराणा प्रताप के 2 राज्याभिषेक हुए हैं। पहला राज्याभिषेक हुआ है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, जबकि महाराणा प्रताप का जो दूसरा राज्याभिषेक हो रहा है वह हो रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और ये भी कब हो रहा है? 1572 में। ये था महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक। कि मेवाड़ के अंदर अब शासक बन चुके हैं
उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप और इधर मुगल बादशाह हैं अकबर। अकबर ने राजपुताना के अंदर कई रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध व मैत्री संबंध के जरिए राजपुताना की रियासतों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, लेकिन मेवाड़ की रियासत ने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर चाहते थे कि महाराणा प्रताप नए नए शासक बने हैं, क्यों ना मेवाड़ पर अपना अधिकार करने व महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए योजना बनाई जाए। तो यहाँ पर अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए यहां पर अकबर क्या भेज रहा है, 4 शिष्टमंडल। सबसे पहले शिष्टमंडल के रूप में अकबर की ओर से प्रताप के पास जा रहे हैं जलाल खां कोरची। यह अकबर के दरबार में थे और कहा जाता है जलाल खां कोरची एक बहुत ही अच्छे वाक्पटु थे और अपनी बातों में उलझाने का काम करते थे। जब ये महाराणा प्रताप के पास पहुंचे तब महाराणा प्रताप ने इन्हें ससम्मान वापस भेज दिया और मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद अकबर जो है राजकुमार मान सिंह को भेजते हैं महाराणा प्रताप के पास एक शिष्टमंडल के रूप में, लेकिन मान सिंह उस समय आमेर के राजकुमार थे। इनके पिता भगवंत दास जो थे वह आमेर के शासक थे। जैसे ही राजकुमार मान सिंह मेवाड़ पहुंचते हैं तो इनका स्वागत करने के लिए महाराणा प्रताप के स्थान पर कौन आते हैं, अमर सिंह। और इनकी जो मुलाकात भी होती है वो किसके साथ होती है, अमर सिंह के साथ होती है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य है कि जब मान सिंह ने अमर सिंह से कहा था कि भाई क्या हुआ, तुम कैसे आए हो, तुम्हारे पिता महाराणा प्रताप कहाँ है या प्रताप कहाँ है, तब अमर सिंह ने छोटा सा जवाब दिया था मान सिंह को कि पिता के सर में तेज दर्द हो रहा है, वह आराम कर रहे हैं। शाम को जब भोजन का समय हुआ तब भी मान सिंह से मिलने प्रताप ना आकर कौन आते हैं, अमर सिंह। तो मान सिंह यहाँ अपना अपमान समझता है और वो खाने की थाली से उठ जाते हैं और रवाना होते हैं। रवाना होते समय मान सिंह अमर सिंह को कहकर जाते हैं कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और तेरे पिता के सर का इलाज साथ लाऊंगा। तब अमर सिंह ने मान सिंह को कहा था कि सुन मान सिंह, जब भी वापस आए तो अपने साथ अपने फूफा को, फूफा कौन, मुगल बादशाह अकबर, यानी अपने फूफा को भी साथ लाना। और यहाँ से असफल होकर मान सिंह भी पुनः अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद अकबर ने भगवंत दास को महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन यह भी असफल रहे और अंतिम शिष्टमंडल के रूप में टोडरमल प्रताप के पास जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने टोडरमल को भी ससम्मान पूर्वक वापस भेज दिया और महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अकबर द्वारा शिष्टमंडलों यानी सुलह-ए-मुल्क की नीति के तहत 4 शिष्टमंडल भेजे गए, अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने व मेवाड़ पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए, लेकिन चारों ही शिष्टमंडल जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे असफल हो रहे हैं। अब अकबर जो है वह मेवाड़ पर या महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। कहा जाता है आक्रमण की जो पूरी की पूरी योजना थी वह अजमेर में अकबर के दुर्ग से बनाई गई और इस युद्ध के लिए अकबर ने पहले मुख्य सेनापति के रूप में आसफ खां को नियुक्त किया, लेकिन मान सिंह ने यहाँ पर हठ धर्मिता अपना ली और मान सिंह ने कहा कि भाई आसफ खान के स्थान पर आप मुख्य सेनापति जो हैं वो मुझे बनाए।
अकबर के मना करने के बाद भी मान सिंह नहीं माना और सेनापति बनने की क्या करता रहा, जिद करता रहा। तो अकबर ने आसफ खां को उप सेनापति व मान सिंह को इस सेना का क्या बनाया गया, मुख्य सेनापति। और अब महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं कौन, मुगल बादशाह अकबर। युद्ध की योजना बनने के बाद महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य एक युद्ध हो रहा है। उस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध इतिहास में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी जो राजसमंद जिले में स्थित है वहां पर हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं इस युद्ध के उपनाम, इसे हल्दी घाटी के युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो मुस्लिम इतिहासकार और अकबर के दरबार के प्रमुख दरबारी अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, जबकि दूसरे इतिहासकार ये भी अकबर के दरबार में थे, अब्दुल कादिर बदायूनी इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लेते हैं और उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। भारतीय इतिहासकार हुए हैं आशीर्दी लाल श्रीवास्तव, उन्होंने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा। वह राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। ये तो मुख्य इतिहासकार हुए। जैसे अबुल फजल, उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है, खमनोर का युद्ध, जबकि अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को क्या दे रहे हैं, गोगुंदा का युद्ध। आसिफ लाल श्रीवास्तव इसे युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध व कर्नल जेम्स टोड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। जबकि अन्य नामों की बात करें तो एक आता है इसमें हाथियों का युद्ध, और एक नाम मिलता है हमें रक्त तलाई का युद्ध। यह हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम है। हाथियों का युद्ध, इस युद्ध में महाराणा प्रताप, मान सिंह, अमर सिंह इन सभी ने हाथियों पर बैठकर युद्ध किया था, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, हाथियों का युद्ध। और रक्त तलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस भूमि पर यह लड़ा गया था, कहा जाता है वो खून की तरह मिट्टी वहां लाल हो गई थी, इसलिए इसको रक्त तलाई का युद्ध की संज्ञा भी दी गई है। अब यहां पर होता क्या है, अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं कौन, मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं यहां पर मान सिंह, जबकि प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाले थे हकीम खां सूर। इन्होंने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। अब देखना यहां पर आगे, इस युद्ध में दोनों सेनाएं हल्दी घाटी नामक स्थान पर आमने सामने होती हैं। और युद्ध का जब प्रथम भाग या प्रथम पहर चल रहा था, उस समय महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी। अब जिस समय यह युद्ध चल रहा था, उस समय महाराणा प्रताप की सेना जो है वो अकबर की सेना पर क्या पड़ रही थी, भारी पड़ रही थी। उसी समय मुगल सैनिक जो है वो युद्ध का मैदान छोड़कर इधर उधर भागने लग गए। अब उसमें एक घटना क्या होती है यहाँ पर कि महाराणा प्रताप जो अपने हाथी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद,
महाराणा प्रताप अपने हाथी राम प्रसाद से उतरकर अपने घोड़े, जिसका नाम था चेतक, उस चेतक पर सवार होते हैं और यहीं से महाराणा प्रताप जो है भाले के माध्यम से मानसिंह के ऊपर वार करते हैं। मानसिंह जो है उस समय अपने हाथी मर्दाना पर सवार थे। यह है मानसिंह के हाथी का नाम है क्या? मर्दाना। मानसिंह अपने हाथी पर सवार थे जिसका नाम था मर्दाना। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप अपने हाथी राम प्रसाद से उतरते हैं और किस पर सवार होते हैं? चेतक पर। चेतक जो है वो मर्दाना की सूंड पर अपने आगे के दोनों पांव रखता है और महाराणा प्रताप तेज गति से किसका प्रहार करते हैं? भाले का। इस भाले के प्रहार से जो हाथी का महावत था मर्दाना का, वो महावत मारा गया और मानसिंह जो थे वो हाथी के होदे में छुप गए। अब कई समय तक मानसिंह जो है वो मर्दाना के ऊपर जो होदा लगा हुआ था उसी होदे में बैठे रहे। महावत की क्या हो चुकी है? मृत्यु। लेकिन जब वापस चेतक उस मर्दाना हाथी की सूंड से वापस उतर रहा था तो उस समय इस मर्दाना हाथी की सूंड पर लगी विष युक्त तलवारों से घायल हो गया कौन? चेतक। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि मानसिंह जो है वह अपने होदे में ही छिपे रहते हैं और महाराणा प्रताप को मुगल सैनिक क्या कर लेते हैं? तीरों से जख्मी कर देते हैं। अब जब अमर सिंह ने यह दृश्य देखा तो अमर सिंह किसके पास जा रहा है यहाँ पर युद्ध में? महाराणा प्रताप के पास। यहाँ पर छोटी छादरी के सरदार थे झाला बीदा। झाला बीदा जो है वह महाराणा प्रताप का राज मुकुट धारण करते हैं। महाराणा प्रताप का क्या धारण करते हैं? राज मुकुट। और पुनः किस पर सवार होते हैं? महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद पर। अमर सिंह के कहने पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान को छोड़ दिया, वह यहाँ से चले गए। अब वह अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर हल्दी घाटी के मैदान से जाते हैं तो किस स्थान आता है? बलीचा गांव, जो राजसमंद में ही पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। इस बलीचा गांव में एक नाला था, उस नाले को पार करते हुए चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक ने क्या त्याग दिए थे यहाँ पर? अपने प्राण। अब इधर युद्ध के अंदर प्रताप की सेना मुगल सेना पर भारी पड़ रही थी। तब यहाँ पर एक मुगल सैनिक था जिसका नाम था मेहतर खां। यह मेहतर खां जो है वो एक झूठी अफवाह फैलाता है किसके आने की? अकबर के आने की। इसने अफवाह फैलाई थी युद्ध के मैदान में कि बादशाह अकबर जो है अजमेर से स्वयं सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। अब जो मुगल सेना जिनका मनोबल टूटा हुआ था, जो इधर उधर भागने में लगी हुई थी, अकबर के आने का समाचार सुनते ही वह युद्ध मैदान में पुनः सम्मिलित हो गई और पुनः जोश के साथ अमर सिंह या प्रताप की सेना पर चढ़ पड़ी। अब उसके बाद होता क्या है? यहाँ पर जब मुगल सेना दुगने जोश के साथ वापस लड़ती है तब अमर सिंह जो है वो सेना को पीछे हटाने का फैसला ले लेता है और ये कहाँ चले जाते हैं? हल्दी घाटी की पहाड़ियों में। लेकिन मान सिंह जो है वह अमर सिंह का पीछा नहीं करता है, क्योंकि मान सिंह को पता था अगर मैं प्रताप की सेना के पीछे जाता हूँ पहाड़ियों में तो शायद ये कोई चाल हो सकती है या छापामार युद्ध के द्वारा हमें मारा भी जा सकता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो छापामार युद्ध प्रणाली में निपुण थे। अमर सिंह के पीछे हट जाने से मान सिंह अपनी सेना लेकर वापस चला गया। अब इतिहासकारों ने इस युद्ध को कैसा घोषित किया है? अनिर्णायक युद्ध घोषित किया है। अनिर्णायक युद्ध, यानी इस युद्ध में ना मान सिंह महाराणा प्रताप को बंदी बना पाया, ना महाराणा प्रताप को पराजित कर पाया और ना ही महाराणा प्रताप ने मुगलों की क्या स्वीकार की? अधीनता। इसलिए इस युद्ध को क्या नाम दिया गया है? अनिर्णायक युद्ध। हल्दी घाटी में मान सिंह को असफलता हाथ लगी। वह मुगल बादशाह अकबर के पास निराश खाली हाथ लौटते हैं। तब मुगल बादशाह अकबर ने मान सिंह को दरबार से निष्कासित कर दिया। वह उन्हें बंगाल व बिहार की तरफ भेज दिया। अब अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए
शहबाज खान के नेतृत्व में, शहबाज खान के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध अभियान किया। प्रताप के विरुद्ध क्या किया, यहाँ पे अभियान भेजा है। यहाँ पर शहबाज खान जो है वो मुगल बादशाह अकबर की ओर से प्रताप के विरुद्ध 3 अभियान करते हैं। पहला अभियान सन 1577, दूसरा 1578 और तीसरा 1579, और इन तीनों अभियानों को कहा जाता है कुंभलगढ़ अभियान। कुंभलगढ़ अभियान। इस अभियान के दौरान शहबाज खान महाराणा प्रताप या अमर सिंह को अपने अधीन नहीं कर पाता है, उनको बंदी नहीं बना पाता है, लेकिन शहबाज खान ने इन तीनों अभियानों के दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया। पहली बार किसी मुगल बादशाह ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने का काम किया है, और वह अकबर के सेनापति शहबाज खान के नेतृत्व में। अब शहबाज खान ने जब कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता, अब कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के बाद अकबर प्रताप को अपने अधीन करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पर सन 1582 में एक युद्ध होगा जिसका नाम था दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी। मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी। ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध को तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, जबकि दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह दोनों ही युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति सुल्तान खां की हत्या कर दी। किसकी हत्या की यहाँ पे, सुल्तान खां की हत्या की। कुंभलगढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर, कुंभलगढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इसी कारण से कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को कौन सी संज्ञा दी है, मैराथन की संज्ञा दी है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान की धरती पर ही युद्ध हुआ था, मैराथन का युद्ध, और पुनः स्पार्टा और एथेंस ने फारस के राज्यों को पराजित कर पुनः यूनान पर अधिकार किया था। उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने भी मुगल सेना के सेनापति सुल्तान खां की हत्या कर कुंभलगढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पुनः पूरे मेवाड़ पर क्या कर लिया है, अपना अधिकार कर लिया। लेकिन अभी भी अकबर के हाथों में क्या लग रही है, सिर्फ निराशा ही लग रही है। अब अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपना अंतिम सैन्य अभियान सन 1585 ईस्वी में किया था, जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। लेकिन जगन्नाथ कच्छावा भी प्रताप के विरुद्ध इस अभियान में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। ध्यान रखना, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा जाने वाला अंतिम अभियान कौन सा था, तो वह था सन 1585 का जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा जाने वाला अभियान। यह महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा जाने वाला अंतिम अभियान था, और इसमें भी अकबर को क्या मिल रही है, असफलता। इसके बाद महाराणा प्रताप ने सन 1585 ईस्वी में ही चामंड को अपनी क्या बनाया था, संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी महाराणा प्रताप ने सन 1585 में चामंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया, और अकबर जीवन भर महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया। और यह अकबर के जीवन की कह सकते हैं हम कि सबसे बड़ी हार थी कि वह एक मेवाड़ के शासक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाए। जब जगन्नाथ कच्छावा भी असफल रह जाते हैं, अकबर को पुनः पराजय का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद मुगल बादशाह अकबर भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की जिद का त्याग कर देते हैं, और वह स्वयं
अपने आप को पराजित घोषित कर देते हैं, क्योंकि अकबर समझ चुका था कि मैं इस प्रताप रूपी तूफान को अपने अधीन नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप कोई छोटा सा नाम नहीं है। महाराणा प्रताप ने जीवन में कई सारे संघर्ष किए हैं। जैसे हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी का त्याग कर दिया था। वह जंगलों में रहते थे। उन्होंने भील सैनिकों को अपने साथ रखा। कई सारे भामाशाहों ने उनकी आर्थिक सहायता भी की और कहा जाता है कि जंगल के अंदर उन्होंने एक ऐसा समय भी देखा है जहां वो घास की रोटियां खाकर अपना जीवन बसर गुजारते थे। जब महाराणा प्रताप इन घास की रोटियों का सेवन करते थे तब भील सैनिकों का जो जोश था वो दुगुना हो जाता था कि हम धन्य हैं, एक ऐसे सरदार के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर तैयार रहता है। महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि वो कहते हैं चूड़ी की खनखन सुन ले, रुनझुन सुन ले पायल की, आंखों का आंचल सुन ले, खुशबू सुन ले संदल की। वह जो प्रेयसी की खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं। वात्सना नर्तन करती महलों की प्राचीर सुनो, ओ वैशाली की नगर वधु, ओ दीवाने जहांगीर सुनो। वर्तमान नतमस्तक है इन सब किरदारों पर, आप उठा दुश्मन से जिसमें शमशीरें तानी होती है। सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है, सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है। और धन्य है महाराणा प्रताप की वो जवानी जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल सेना के साथ आजीवन संघर्ष किया, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के यहाँ पानी पीना स्वीकार नहीं किया। ये थे महाराणा प्रताप। अब जब 1585 में चावल को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाते हैं, उसके बाद महाराणा प्रताप धीरे धीरे मेवाड़ के कई सारे क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर देते हैं। कहा जाता है यही चावल में ही महाराणा प्रताप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। उसी समय प्रत्यंचे के टूटने के कारण महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और वह घाव इतना गहरा था कि महाराणा प्रताप का वो घाव नासूर बन गया। और 19 जनवरी सन 1597 को मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की क्या हुई, यहाँ पर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह जो है वो मेवाड़ के क्या बन रहे हैं, यहाँ पर उत्तराधिकारी शासक बन रहे हैं। जब ये बात मुगल दरबार में पहुंचती है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है, दुर्सा आडा जो एक इतिहासकार थे, कवि भी थे, वह अकबर के दरबार में इस सूचना को देते हैं। तब कहा जाता है कि अकबर की भी आंखों में से आंसू निकल आया था इस समाचार को सुनकर के महाराणा प्रताप अब नहीं रहे, क्योंकि अकबर ने कहा था उस दरबार के अंदर कि मैं उस उड़ते पंछी को अपने पिंजरे में कैद नहीं कर पाया। मुझे ये अफसोस रहेगा, जीवन भर ग्लानि रहेगी कि ना ही मैं प्रताप से कभी मिल पाया, ना ही उनसे भेंट कर पाया और ना ही प्रताप ने कभी मेरी अधीनता को स्वीकार किया। ये थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी के शेर, हिंदुआ सूरज। हम इन्हें कई उपाधियों से नवाज सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराणा प्रताप जैसा वीर ना कोई हुआ था ना कभी होगा। महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं की बात करें तो उनका भाला ही स्वयं 80 किलो का भाला था। आज एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो भाला उठाना भी एक मुश्किल का सबब बन सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप उसे अपने साथ लेकर घूमते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।